नाम मोहित गुप्ता फ्रॉम लाइट ट्विटर गुड नॉलेज। हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश का चैप्टर जिसमें 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका ये तीसरा वीडियो है जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो, हम लोगों ने अपने पहले आम सी जिंदगी में आते तो देखा होगा, सबसे पहले एक हम क्या लें, कप लेते हैं। ये कप लिया, ये खाली है, ठीक है। इस पे एक हमने सिक्का रख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिक्का रखा तो अब यहाँ से इसको देखते तो क्या ये सिक्का हमें ऐसा दिखाई देगा? नहीं दिखाई, क्योंकि हम तो सीधे देख सकते हैं। अगर हम इसी में पानी डाल देते, क्या भर देते, पानी, ठीक है, तब हम क्या देखते हैं कि ये वाला सिक्का जो है ये हमको दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझ में शायद नहीं आया होगा, फिर से समझते हैं। पता हमने क्या लिया, पहले एक खाली कप लिया, या इसको कप बोल दिया, ठीक है। ये खाली कप है, हमने इस पे सिक्का डाला तो देखो यहाँ पर भी हमारी क्या है, एयर है। जब हमने पानी यहाँ पे नहीं भरा था तब भी इसके अंदर क्या थी, एयर थी। तो हमारा जो इधर का माध्यम था वो क्या था, हमारा सेम था दोनों जगह माध्यम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें ये चीज नहीं दिख रही थी। अगर इसी में हमने पानी डाल दिया, ये क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो यहाँ पर माध्यम क्या हो गया, अलग हो गया, माध्यम अलग हुआ। जिसकी वजह से क्या होता कि जो ये सिक्का था ये तली से हमको ऊपर दिखाई देने लगा, ऊपर गया नहीं लेकिन दिखाई देने लगा। क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले कि किसी समांगी पदार्थ में या समांगी कोई पारदर्शी माध्यम है उसमें प्रकाश की किरण सीधी जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमें 2 समांगी माध्यम मिल गए हैं। पहला समांगी माध्यम एयर मिल गया और दूसरा वाटर मिल गया, ठीक है। तो 2 अलग अलग समांगी हमें क्या माध्यम मिल चुके हैं, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ, इसमें चेंजमेंट आया। तो जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन की जो मेन परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो सुनते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पहला माध्यम हमारा एयर, दूसरा माध्यम हमारा वाटर, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्लियर। तो ये होती है क्या, प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनेशन। तो उसमें क्या, हमने पहला जो हमारा माध्यम था इसको हमने कैसा था, एयर है। हम लोगों ने केमिस्ट्री की वीडियो में आपको पढ़ाया है, या फिर नहीं पढ़ा हो तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जो हमारा एयर होता है, ठीक है, एयर के अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जो इसमें अंतराण्विक बल लगता है। और जो वाटर होगा, मतलब क्या, द्रव होगा, ठीक है, उसके थोड़े और पास पास होंगे। और जो ठोस होता है उसके बिल्कुल ही पास पास होते हैं अणु। ये चीज होती है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो इसमें इन दोनों का अगर एयर और वाटर का हम लोग कंपेयर करें तो किसमें अंतराण्विक बल ज्यादा है, एयर में वाटर में, वाटर एयर सॉलिड, वाटर में हमारा अंतराण्विक बल ज्यादा है। तो ये कौन सा हमारा माध्यम हो गया, वाटर, सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये कौन, माध्यम, ठीक है। फिर ये क्या हो गया हमारा विरल माध्यम। तो इसके अणु अंतराण्विक बल दूर दूर, इस चक्कर में इसको क्या बोल दिया गया, विरल माध्यम। बात समझ में आई कि नहीं है आप लोग को इतनी? मतलब जिनके अणु पास पास होते हैं उसको सघन माध्यम बोलते हैं, जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसको विरल माध्यम देखते हैं बोलते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, पानी। पहले ये समझते हैं यहाँ पर पहला कोई माध्यम है, यहाँ कोई दूसरा माध्यम है, इन दोनों में अलग अलग है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बताया, अपने मार्ग से विचलित होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई 2 चित्र है, ठीक है, ये चित्र है, ये बी चित्र है, ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, क्लियर। यहां से ये प्रकाश की किरण गई, एक बार ये क्या इधर आ गई, क्लियर। एक बार ये प्रकाश की किरण गई, एक बार ये इधर आ गई, ठीक है। अब देखो और इसको इधर करते हैं, इन दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है आप लोग को? जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कम है और जो यहाँ एंगल बन रहा है वो ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इधर क्या है, माध्यम में अंतर है। पहली चीज तो ये समझ लेते हैं डिफिनेशन
प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण, ये कोई पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, देन इधर भी विचलित हो रही है। ठीक है, तो इनके बीच में इधर पर कम एंगल है, इधर पर ज्यादा एंगल है, ऐसा क्यों? तो अब देखो, हमने इसके पहले तुम्हें माध्यम के बारे में बताया था, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब हमारा है, इसके पास आ जाती। रीजन क्या, अभी रुक के बता रहे हैं। और इसमें क्या है, ये अभिलंब है हमारा, ये कोई किरण है। ठीक है, ये क्या, विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, क्यों जा रही है? तो देखो, जब यहां से यहां आती है, इसके अणु पास पास है तो ये अभिलंब के क्या होती है, पास आ जाती है। सघन माध्यम के अणु पास पास होते हैं तो क्या, अभिलंब के पास आ गई। यहाँ विरल माध्यम में अणु दूर दूर होते हैं, इस चक्कर में क्या, अभिलंब से दूर चली गई। समझ में आ गया? अब देखो, जब कोई, अब प्रकाश का अपवर्तन की दो परिभाषाएं हमारे के लिए, क्या क्या है, सब कुछ वही, बस तुम्हें मन ही मन में याद रखना है। ठीक है, पहला, जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब कोई सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर मान लिया हमने विरल माध्यम जल मान लिया, और इधर सघन माध्यम क्या मान लिया, कांच मान लिया। कांच के अणु ज्यादा पास पास होंगे कि जल के? जाहिर सी बात है, लिक्विड के क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और सॉलिड के पास पास होंगे। और इधर पर मान लेते हैं सघन माध्यम, हम जल को मान लेते हैं, तो विरल क्या होगा, भाई वो तो हो नहीं सकता हमारा कांच, क्योंकि कांच क्या है, और सघन है और पास पास अणु होते, तो यहाँ पर हमें विरल माध्यम में वायु माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन हम फास्टली करा देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब जैसे हम लोगों ने देखा होगा, मान लो भैया ये हमारा कोई एक पानी भरा हुआ कांच का गिलास है। ठीक है, अब हमने इसमें ये पेंसिल डाली तो यहाँ से जाने के बाद हमें हल्की टेढ़ी दिखती है कि नहीं दिखती है? जब से हम लोग जूस पीते हैं या स्प्राइट पी रहे, स्प्राइट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें स्ट्रॉ डाल के पी रहे होंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रॉ अंदर जाती है वो हल्की टेढ़ी लगती है कि नहीं लगती अपनी जगह से? ठीक है, नहीं लगती तो आज करके देखना, ये गिलास में पानी डालना, कांच के गिलास में पेंसिल डालना, स्ट्रॉ डालना या लकड़ी डाल देना, कुछ भी डाल देना, वो पानी के अंदर जैसे जाएगी अलग हट जाएगी। ठीक है, एक तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, जैसे टब में पानी भरा हो या फिर पूल केज के अंदर पानी भरा हो, या फिर जब लोग नहाते हैं तो बाल्टी में पानी भरते हैं, भरते कि नहीं भरते हैं? तो हम लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि उसके अंदर हमारा लोटा चला गया या फिर मग्गा चला गया, जो भी हो चला गया, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही में, हम हल्की सी उंगली डालेंगे वो हमारे हाथ में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें पूरा हाथ नीचे डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि क्या, जब पानी भरा होता है ऊपर हमारा एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, तो उसकी तली से उठी हुई चीज हमें दिखाई देती है। वो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर? हाँ, देन और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना देख, अब तो खैर नहीं दिखाई देता, लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा कि पहले जमाने में बहुत तारे टिमटिमाते थे। अब क्या होता, प्रदूषण के कारण हमें आसमान सीधा साफ दिखाई नहीं देता, तो तारे क्यों टिमटिमाते थे? तारे हमसे अत्यंत दूर हैं। कितने? अत्यंत दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा किलोमीटर की डिस्टेंस है, करोड़ों वर्गों में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर पृथ्वी है, इसके आसपास वायुमंडल है, यहाँ कोई अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, ना कोई गैस है, और हमारे यहाँ पर क्या है, तारे हैं, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, ये प्रकाश यहाँ तक भेज रहे हैं, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है। जब हमारी लाइटिंग चेंज हो जाएगी, माध्यम चेंज हो जाएगा, यहाँ भैया अणु क्या सघन मान लेंगे, क्योंकि क्या निर्वात में कुछ नहीं होता, वायु में फिर भी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर विरल मान लेंगे। जब ये विरल से सघन में आएगा, सीधी सी बात है, प्रकाश हमारा सीधा आ ही नहीं पाएगा, कभी इधर कभी उधर जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तारे क्यों टिमटिमाते हैं,
प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। और जैसे क्या तालाब वाला हमने बताया था, तालाब की जो वास्तविक गहराई होती है वो हमें आभास, मतलब हम देखेंगे तो हमें क्या इतनी ऊपर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि क्या माध्यम हमारा अलग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के जैसे हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। तो क्या उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए थे। क्या क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। ठीक है। तो पहले हम इसका चित्र बना देते, उसके साथ आप लोग और अच्छे से सीख पाएंगे। तो हमने क्या बताया था, ये हमारा एक अभिलंब होता है। ठीक है। ये हमारा क्या अक्ष मान लो इसको, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ठीक है। ये कोई बिंदु हमने O मान लिया। ठीक है। तो क्या, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है इसमें, तो इसको कौन सी किरण बोल देंगे, आपतित किरण। ठीक है। और यहाँ पर क्या अपवर्तन हो रहा है, तो हम लोग परावर्तित किरण नहीं बनाएंगे, कौन सी बनेगी, अपवर्तित किरण बनेगी। ठीक है। कौन सी किरण बनेगी, अपवर्तित किरण। क्लियर। अब देखो ये एंगल बनेगा। ठीक है। अब क्या हो गया, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर। तो जो पहला परावर्तन का नियम था वही दूसरा, इसका भी पहला नियम सेम टू सेम। क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। और आपतित कोण, ये कौन सा कोण होगा हमारा, आपतित कोण, और ये अपवर्तित कोण। ठीक है। ये आपतित कोण, अपवर्तित कोण, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, साइन आई बटे साइन आर। इसको आई नाम दिया जाता है, इसको आर नाम दिया जाता है। यही हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसी को। क्लियर। अब पूछा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या होता है, एक टाइप से हम प्रिज्म मानते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और आगे तक पहुंचाएं। जो कि कल वाली वीडियो में आपने 24 घंटे में हमें 100 व्यूज दिए थे, जो कि हमारे हमेशा आप लोगों के 3 घंटे 4 घंटे में आ जाते थे। इस चक्कर में थोड़ा सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, कुछ नहीं होता, बस एक त्रिभुज होता है जिसमें 5 पृष्ठ होते हैं। ठीक है। इस टाइप का होता है, इसमें 5 पृष्ठ होते हैं। इसमें तो हम लोग 3D तो बना नहीं पाएंगे, यहाँ पे है बात सही कि नहीं, तो यही 2D में आप लोग काम चलाइए। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं, जब भी कहीं से भी हम गुजारते हैं, इधर से उधर से किधर से भी गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, विबग्योर। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन कौन सा हो गया, वॉयलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, लिख दे रहे वी से वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब बैंगनी। क्लियर। फिर आई से इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। ठीक है। फिर आता है बी, बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला।
क्लियर। जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, ठीक है। अब फिर वाई, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हमारा संतरा वाला कलर, शायद ऑरेंज ही बोलते हैं, नारंगी, ठीक है, नारंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आर मतलब रेड, रेड का मतलब लाल, क्लियर। बस ये चीजें होती है क्या, अगर प्रिज्म की परिभाषा आती है। प्रिज्म क्या, जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके नाम ये हैं। कौन कौन से? इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको विब्ग्योर बोला जाता है, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, क्लियर। अब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हमारी इसकी होती, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है हमारा कि स्पीड कितनी तेज जाता है, सब मतलब सबसे दूर तक जाने वाला कलर कौन सा होता है? रेड। तो भैया ये सबसे दूर जा रहा है तो उसका फैलाव कम है, मतलब अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और वैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, अपवर्तनांक मतलब फैलाव सबसे ज्यादा होता है। आप लोग को इतना समझ में आ गया? लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो अपवर्तनांक कम, बैंगनी का अपवर्तनांक ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, मतलब फैलाव, क्लियर। तो अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आपको क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? नाम से तो लग रहा होगा भैया बहुत कठिन है, तो कुछ कठिन नहीं है, इसमें भी हम प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम जो हमारा आपतित किरण होती है उसका मान हम लोग ज्यादा कर लेते हैं। जब हम आपतित किरण का मान ज्यादा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है अपवर्तित किरण का मान भी क्या होगा? ज्यादा होएगा, ठीक है, इस चक्कर में। और ये जो प्रकाश का अपवर्तन क्रांतिक कोण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही संभव है। क्रांतिक कोण, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही क्यों संभव है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये माना हमारा क्या प्लस, यहां से हमने कोई लिया, ये हमारा सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम में हम किसको लेंगे? ले लिया हमने, अगर सघन माध्यम में लिया हमने कांच को, और इसमें क्या ले लो? वायु ले लो भैया, ठीक है। ये हमारी गई, तो भैया विरल माध्यम में आ रही, अविलंब से दूर जा रही है, इधर से निकली, क्लियर। अब देखो, अब हम इसका मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यहां से यहां कर दे रहे। जब भैया ये यहां भर करेंगे तो चाहे ये यहां से निकल जाएगी, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। जब इसका मान 90 डिग्री होता है तभी क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग के? है तो अब देखो, ये सघन से विरल में ही क्यों संभव है? क्योंकि भैया जब विरल से सघन में आएंगे तो हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो 90 डिग्री बना ही नहीं पाएंगे। इस चक्कर में जो क्रांतिक कोण है सिर्फ सघन से विरल में संभव होता है। बात समझ में आई कि नहीं है आपके? अब देखो क्या होता है, जब हम आपतित किरण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं हम लोग? क्रांतिक कोण, क्लियर। समझ में आ रहा है ना? तो भैया वीडियो को लाइक भी करते जाओ, 2-3 दिन से वैसे भी आप लोग उदास कर रहे हो बहुत, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब भैया ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ठीक है, तो भैया ये भी इसी का एक प्रकार है, ठीक है। एक चीज हमने आप लोग की अभी छोड़ के रखी है, उत्तल दर्पण पे मतलब स्थितियां कैसे ज्ञात करने हैं, और हम आज लेंस की भी इस वाले वीडियो में नहीं बताएंगे। हम ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इन दोनों कंबाइंड एक वीडियो बना के मतलब देन इसके बाद आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें पूरे सिर्फ उत्तल दर्पण की स्थितियां, अवतल दर्पण की स्थितियां, उत्तल लेंस की स्थितियां और अवतल लेंस की स्थितियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को इसमें जब तक मेरे में इसमें 200 व्यूज नहीं हो जाएंगे और कम से कम 80-90 लाइक, तब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे सिलेबस। तो प्लीज इसको अगर आपको पढ़ना है तो आगे से आगे शेयर करें, क्लियर। तो
अब हम निकालते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो भैया ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ठीक है, सीधी सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये इसका मान बढ़ाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया था क्रांतिक कोण में, इसमें थोड़ी सी और मेहनत कर दो, कह दो भैया तुमने अभी थोड़ा बढ़ाया और तुम बढ़ा लो, इतना बढ़ा दिया, तो भैया ये क्या है, अब वापस चला जाएगा उसी माध्यम में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? अब जो इसकी डिफरेंस क्या बनी, जब हम आपतित किरण का मान और ज्यादा बढ़ाते हैं और वो उसी माध्यम में वापस हो जाए तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस वाले माध्यम में जाए ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। इसका मान बढ़ाना है, क्या इधर पर 90 डिग्री बन रहा था, हम और गिराएंगे तो सीधी सी बात है ऊपर निकल जाएगा। क्लियर? अब जैसे क्या हम लोग ईंट लेते हैं, पत्थर में कभी कभी मारते हैं, ज्यादा उसको झुका देते हैं नीचे, तो क्या हुआ ना, इधर जाके सीधे पानी से भी उधर पर और आगे बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं भैया तुम डबल ट्रिप मार लेते हो पानी में। तालाब में बैठ के बहुत मारे होंगे जो गांव से रिलेट करते हैं, क्योंकि वहीं पर तालाब है, शहरों में तो मिलने वाले नहीं। क्लियर? तो अब देखते हैं इनके उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे जो कांच में दरार पड़ी होती है वो हम लोगों को क्या होती है, अलग से ही बिल्कुल दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? ठीक है, और क्या हो जाते हैं इसके एग्जांपल हमारे, जैसे क्या ले लिए जाए, प्रकाश क्या हो इसके उदाहरण, एक सेकंड, कांच में पड़ी दरार का दिखाई देना हो गया, और भी कई सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो प्रिज्म हमने आपको पढ़ाई दिया, अब लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होते हैं, इसके अभी मुझे एग्जांपल और याद नहीं आ रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बता देंगे हम। ठीक है, और क्या होते हैं इसके एग्जांपल, तो क्या पढ़ाने जा रहे थे हम आपको, लेंस। हाँ, तो भैया ये लेंस क्या होता है, हम लोगों ने दर्पण पढ़ाई दिया आपको पूरा पूरा। ठीक है, तो जब दो ऐसे गोलों को मिला दिया हमने, जो यहाँ से कट के आया उसको क्या बोल दिया, लेंस। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, या फिर कह सकते हैं दो उत्तल दर्पण को मिला के, ठीक है, दो उत्तल दर्पण को मिला के क्या बनेगा, एक उत्तल लेंस। इसी प्रकार दो अवतल दर्पण को मिला के क्या बनेगा, अवतल लेंस। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे भी गोलों की तरह भी बनाया जाता है कि इसका इसका भैया ये काट लिया, ये क्या बन गया, अवतल लेंस। ठीक है, जब पास में आ गए तो ये उत्तल लेंस बन गया। क्लियर? सबसे अच्छी डिफरेंशन ये वाली है, दो उत्तल दर्पणों को मिला के उत्तल लेंस बनाते हैं, दो अवतल दर्पणों को मिला के अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इनको और भी कोई नाम से जाना जाता है। देखो जो उत्तल होते हैं ये क्या करते हैं, सारा प्रकाश एक बिंदु में ले आते हैं। भैया कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, सारा प्रकाश एक वीडियो में ले आएंगे तो क्या बोला जाता है, ये अभिसारी प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के, अभिसारी प्रकृति के। और ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को फैला देते हैं, तो ये क्या होते हैं, अपसारी प्रकृति के। उत्तल लेंस को, इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं और इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? हम इसके उत्तल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और आप लोग को बता दे रहे हैं, बाकी इसके जो चित्र हैं, मतलब स्थितियां, वो हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी लाइन से प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या होगा, जो कंपेयर लेंस और दर्पण में होता है और जो कंफ्यूजन होती है वो नहीं हो पाई। क्योंकि पता नहीं आप लोग एक वीडियो देखो दूसरी ना देखो, इस चक्कर में पूरी वैसे हम लिंक दे देंगे दोनों की। ठीक है, जौन से आप देख रहे हो। तो हाँ, तो हम लोग देखते हैं अब क्या लेंस को की परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषा। तो भैया लेंस से संबंधित क्या परिभाषाएं होती, पहले हम लोग ये लेते हैं हमारे
दो वृत्त है, एक का नाम C1 रख दिया, एक का नाम C2 रख दिया, ये इनके केंद्र हैं, ठीक है। ये ऐसे पूरी मिला दी। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। हम लोगों ने दर्पण में भी पढ़ा है क्या, जो भैया ये जिस गोले के दर्पण भाग होते हैं उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसको दर्पण गोले या जो ये वृत्त होता है, किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी वक्रता त्रिज्या। इधर से C1 से C2 मतलब या दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है हमारा भैया, इन दोनों केंद्रों वक्रता केंद्रों को जो मिलाती है ये रेखा बड़ी वाली या फिर इसको गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या होगा, जो भैया यहाँ से हमारी परावर्तन के बाद किरणें निकलेगी, मुख्य अक्ष को काटेंगी। मान लो यहाँ से हमारी कोई किरण निकलती है, ठीक है, तो ये क्या मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ से निकल रही तो यहाँ से बीच में हमारा फोकस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और उधर से लेके ये मध्य बिंदु P की दूरी, इसमें भी ध्रुव होता है या फिर मुख्य बिंदु भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें भी होती हैं, हालांकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए ही हम बनाएंगे, लेंस और दर्पण के लिए, क्लियर। यही सब हमारी संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं इससे रिलेटेड। बाकी इसके आगे और हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाते हैं आपको जरा दृष्टि दोष के बारे में। नहीं, पहले हम ये दूरदर्शी जो हमारी होती है उनको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं क्या प्रकाशिक यंत्र, क्या प्रकाशिक यंत्र। तो भैया प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से हमारे होते हैं, किसी को पता हो तो वो जल्दी से कमेंट में बताए। पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें सूक्ष्मदर्शी, क्या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की, एक होती सरल सूक्ष्मदर्शी और लिख दे रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, और जो दूसरी होती वो हमारी होती संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। कौन कौन से हो गए, सरल सूक्ष्म और संयुक्त। तो देखो सरल कैसी होती है, तो सरल में कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मली सा उत्तल लेंस होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा मुख्य फोकस होता है, ये हमारा ऑप्टिकल ओ होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको पी भी नाम दे दिया, जो मन हो वो नाम दे दो अपने हिसाब से। अब इधर पर हम लोग वस्तु रखते हैं तो ये इधर जाएगी, तो ये कैसा होता है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कि नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होती है, इसमें जो कंडीशन होती है वो इधर वाले फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण हम इधर से जाएगी, तो भैया हम लोग पीछे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे, इतना करेंगे। अब दूसरी क्या होगी, इधर से जाएगी, अब ये आगे जाके तो मिल नहीं पाएगी, इस चक्कर में इन्हें क्या करते हैं पीछे मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है हम यहीं से देख रहे होते हैं, तो ये क्या यहाँ पर जो वस्तु रखी होती है उसको बड़ा करके हमारे पास में दिखाता है। हम लोग नहीं लेंस ऐसे करके देखते हैं, तो ये चीज होती है, यहाँ पर क्या छोटी चीजें हमें बड़ी दिखाई देती। और अब देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक बड़ा उत्तल लेंस होता है और एक छोटा उत्तल लेंस होता है, इसको नेत्रिका बोलते हैं और इसको अभिदृश्यक, ठीक है। यहां से ये गया भैया, तो हम लोग क्या प्रकाश की किरण हमारी यहां से गई, किससे जाएगी, फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। देन फिर ये वाली भी जाएगी, एक सेकंड गलत हो गया थोड़ा, क्योंकि लाइनें हमने सही से नहीं बनाई हैं, ठीक है। ये गई यहाँ से, ये निकला, और दूसरा ये गया, ये तो यहाँ पर ये काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है। जो यहाँ काटता है फिर वही वाली त्रिज्या यहाँ से निकलते हुए ऐसे जाती है, इससे रिफ्लेक्शन होगा,
इससे निकलेगी, मतलब सबसे जाती हुई यहाँ पर पीछे हमारा क्या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो हम लोग यहाँ से देखते हैं वो हमें क्या ये छोटा सा प्रतिबिंब हमारा इधर ही पर बड़ा दिखता है। क्लियर। अब ये मेन हमारा काम था आपको समझाना, जो हमारे सिलेबस में ये न्यूमेरिकल इससे बेस नहीं है, ये पूछा जाएगा इन दोनों में अभिदर्शक बड़ा होता है कि नेत्र का, किसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो बड़ा कौन सा होता है हमारा नेत्र का होता है उत्तल लेंस। बात समझ में आई कि नहीं। और हमेशा ये बात याद रखना है, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी हो, सच खगोलीय दूरदर्शी सॉरी, ठीक है, चाहे जो इन सब में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, एक सेकंड ड्रॉप करते हैं हम इसको। हाँ, अब देखते हैं हम लोग खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, तो ये भैया खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। तो देखो इसमें दो, एक खोखले बेलर पाइप टाइप के होते हैं, उसमें क्या दो बराबर के थोड़ा 1-2 इंच का फर्क होता है, ऐसे लेंस लगे रहते हैं। ठीक है, इधर वाला हमेशा नेत्र का होता है। ठीक है, और ये अभिदर्शक होता क्या है। अब इसमें हम लोगों का यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी है, हम लोग दूर से लाएंगे चीजें कि नहीं, तो भैया वस्तुएं यहाँ नहीं रखते हैं। क्लियर। तो क्या होता है ये भैया यहाँ से टकराई, फिर क्या लेंस से इधर से मत फोकस से निकल के इधर चली गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण टकराई तो वो भी क्या इधर कहीं निकल के चली गई। अब यहाँ पर ये मान ज्यादा हमसे टेढ़े बन रहे हैं चित्र, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में दिक्कत होती है, यहाँ से निकल गए। क्लियर। अब जो दूसरे होते हैं वो एक तो यहाँ से जाता है, दूसरा इधर से निकलता है थोड़ा हमारा जो नेत्र का होता है। ठीक, इस बिंदु से निकलेगा ये, और ये आगे जाके इधर कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, इधर पर इनका मिलान होता है। तो क्या होता है जो बड़ी चीज दूर होती है वो हमें क्या छोटी आके इधर पर पास में हमें दिखाई दे जाती है। क्लियर। इसमें भी क्या होता है ये आगे पीछे हम अपनी दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें थोड़ा चित्र कम अच्छे हो रहे हैं, अगर यही हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते थे। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो भी एक दिन आएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए, और कम से कम 200 व्यूज तो हर वीडियो में दीजिए जब तक हमारे 500 के आसपास के सब्सक्राइबर हैं। प्लीज सपोर्ट। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दृष्टि दोष। ठीक है, क्या देख रहे हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे नॉर्मली हम लोग को पढ़ाया गया है 2 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो और उसके बाद भी नॉर्मली हल्के फुल्के होते हैं, उनको भी हम आगे समझते चलेंगे। टोटल 3 जरा दूर दृष्टिता भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष में आप लोग को सबको पता होगा कि क्या निकट की जो है तो पक्का में निकट का नहीं दिख रहा होगा, दूर का दिख रहा होगा। यही तो होता है कि नहीं। क्लियर। तो फिर अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हाँ, तो क्या होता था, एक मान लीजिए हमारी क्या एक प्रकार से आंख है, आंख है कि नहीं है। क्लियर। तो अब क्या होता था, इधर हमारा लेंस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई और ये क्या होता था रेटिना में ना बन के पहले ही हमारी यहीं पे बन जाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर, आप समझ में आया। अब तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारी आंख है, ये लेंस लगा हुआ, यहाँ पर एक हम अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, किसका अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहीं पर हमारी रेखाएं इस बिंदु पे सब बना देता है जाके। तो इससे अब समझ में आ गया क्या रेटिना के निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं में स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की दिखाई दे रही है। और जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे हमें क्या सही दिखाई देने लगता है। तो हाई होप तो आपको निकट दृष्टि दोष बिल्कुल आराम से आ गया होगा। कैसे,
दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण, इसके निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। क्लियर? अब देन इससे पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण कह रहे हैं दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या दूर की दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाएंगी। नहीं देगी तो नजदीक की क्यों नहीं दिखाई देगी भैया? यहाँ पर लेंस लगा है, जो हमारी यहाँ से किरणें आती हैं वो क्या रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, यहाँ बनाती है जाके, जिसकी वजह से हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भैया एक उत्तल लेंस का उपयोग यूज कर लेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो क्या ये यहाँ पर प्रतिबिंब पहले बना देता है और उल्टा। क्लियर? तो बात समझ में आ गई, हमारी आंखों में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। हमारा मस्तिष्क है कि जिसको वो सीधा देखता है। ठीक है? तो बात समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब आता है जरा दूर दृष्टिता। तो भैया जरा दूर दृष्टिता क्या होती है? इसमें ना तो हमें नजदीक की चीजें दिखाई देती, ना ही दूर की दिखाई देती। ये अधिकतर बूढ़े लोगों में या बुजुर्ग लोगों में उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, तब ये रोग आने लगता है। क्लियर? तो इसके निवारण के लिए एक ही चश्मे में उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। फिर आता है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, हम लोग ये एक आनुवंशिक रोग होता है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें बच्चों को कलर्स देखने में दिक्कत होती है, लाल और हरा मोस्टली। ठीक है? एक अबिंदुकता आता है। अबिंदुकता में क्या होता है, कोई चीज लाइन से मान लो ऐसे ऐसे बुक से रखी है तो इनको उसको गिनने में प्रॉब्लम्स होती है। ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, इसको सही नहीं किया जाता, इसका निवारण कोई नहीं है। फिर एक ऐसे छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है, हम उसको और समझा दे रहे हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? ये भी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना होती है। इंद्रधनुष हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना होती है। इसमें क्या होता है, जो बारिश के बाद तुरंत धूप निकल आती है तो बरसात के कुछ पार्टिकल वायुमंडल में रह जाते हैं, कण, उनसे क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या प्रिज्म वाली प्रक्रिया चलती है, जिससे क्या होता है पूरी में वही कलर्स छा जाते हैं हमारे किसमें, वायुमंडल में, जिससे हमें क्या इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। और इंद्रधनुष कहाँ निकलता है, तो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। अगर सूर्य इधर निकला तो इंद्रधनुष इस साइड निकलेगा। क्लियर? क्योंकि परावर्तन तो उल्टे सामने होगा कि नहीं होगा। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा हो, क्योंकि इस समय मेरी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, इतना स्टेमिना नहीं है। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करें चैनल एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज को। आप लोगों को एक महीने के अंदर कम से कम 2K तक पहुंचाना है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, वरना शायद हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। आज से रोज पर डे कम से कम 20-30 सब्सक्राइबर आप हमें दें। 20-30 नहीं तो एक आदमी 5 सब्सक्राइबर तो दे ही सकता है। प्लीज़ सपोर्ट करें। देन थैंक यू।